ये कहानी किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आपने शायद द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज या रेक्विएम जैसी मूवीज देखी होंगी। ये फिल्में जिस लड़की की जिंदगी पर आधारित है उसका असली नाम था एनालीज मिशेल। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मेडिकल साइंस और रिलीजन के बीच की एक बहुत ही दर्दनाक जंग में फंस गई थी। एक ऐसी ट्रेजेडी जहां आज तक लोग इस बहस में उलझे हैं कि क्या वो सच में शैतान के कब्जे में थी या फिर उसकी मौत एक ऐसी मानसिक बीमारी की वजह से हुई जिसका सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया। आइए आज की इस कहानी में हम एनालीज मिशेल की ज़िंदगी, उसके स्ट्रगल, उसके एग्जॉर्सिज्म और उसके ट्रैजिक एंड को शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे। एनालीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से गांव लेबेलफ्लिंग बवेरिया में हुआ था। उसके पिता का नाम जोसेफ मिशेल और मां का नाम एना मिशेल था। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डीपली ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार था। एनालीज 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके जन्म से पहले उसकी मां एना ने शादी से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम मार्था था। 1950s के जर्मनी में खासकर एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक कम्युनिटी में बिना शादी के बच्चा पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। एना को अपने इस पाप का इतना पछतावा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस गिल्ट के बोझ तले गुजार दी। बदकिस्मती से जब एनाली सिर्फ 4 साल की थी तब उसकी बड़ी बहन मार्था की किडनी में ट्यूमर होने की वजह से महज 8 साल की उम्र में ही मौत हो गई। इस घटना ने एनालीज के छोटे से मन पर एक बहुत बड़ा असर डाला। उसकी माँ हमेशा प्रायश्चित में लगी रहती थी और एनालीज ने भी बचपन से यही सीखा था कि दूसरों के पापों की सज़ा खुद को देकर उन्हें नरक की आग से बचाया जा सकता है। एनालीज पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी। पियानो और अकॉर्डियन बजाना वो जानती थी। वो चर्च कॉयर में भी गाती थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सबको लगता था कि एक खूबसूरत ब्राइट फ्यूचर उसके इंतज़ार में है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एनालीज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो 16 साल की हुई। साल 1968 की एक रात अचानक एनालीज को एक बहुत ही भयानक दौरा पड़ा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसकी सांसें अटकने लगी और वो बेहोश हो गई। उसने अपनी जीभ इतनी ज़ोर से काट ली थी कि उसके मुंह से खून आने लगा था। जब वो सुबह उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसके परिवार ने पहले तो इसको एक आम थकान समझा, लेकिन जब अगले साल 1969 में उसे दिन के उजाले में वैसा ही एक और दौरा पड़ा तब उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए। उसके पेरेंट्स उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके दिमाग का EEG स्कैन किया। शुरुआत में रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके सिम्टम्स को देखकर उसे ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी डायग्नोस किया। ये मृगी का एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है। इस बीमारी में दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में गड़बड़ी होती है, जिससे अचानक दौरे पड़ते हैं और इंसान अपना होश खो बैठता है। एनालीज को एंटी कन्वाल्सेंट दवाइयाँ दी गई, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 1970s आते आते उसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसकी वजह से उसे महीनों तक एक सैनिटोरियम में रहना पड़ा।
सैनिटोरियम में अकेलेपन और अपनी बीमारी की वजह से एनालीज सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गई। यही वो वक्त था जब उसकी दिमाग में एक और भयानक बदलाव आया। दौरे तो पड़ ही रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ अजीब और डरावनी चीजें महसूस होनी शुरू हो गई। सैनिटोरियम से वापस आने के बाद एनालीज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की कोशिश की और 1973 में वूसबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया ताकि वो एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर बन सके। लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ तेज़ी से खराब हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसकी दवाइयाँ बदल दी, उसे एक एंटीसाइकोटिक ड्रग और बाद में एक स्ट्रॉन्ग एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी गई। 1973 में एनालीज को हैलुसिनेशंस होने शुरू हो गए। जब भी वो प्रेयर करने की कोशिश करती, उसे आसपास अजीब, डरावने और शैतानी चीज़ें दिखाई देने लगती थी। उसने इन चेहरों को जर्मन भाषा में फ्राज़ेन का नाम दिया। धीरे धीरे उसे आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो उसे कहती थी, तू श्रापित है, तू नरक में सड़ेगी, तू कुछ नहीं कर सकती, हमने तुझे घेर लिया है। एक डीपली रिलीजियस कैथोलिक होने के नाते एनालीज के दिमाग ने इन हैलुसिनेशंस को रिलीजियस टर्म्स में प्रोसेस किया। उसे लगने लगा कि उसे कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि उस पर सच में किसी शैतान का कब्जा हो गया है। उसने अपने डॉक्टर्स को इन आवाज़ों के बारे में बताया। डॉक्टर्स ने इसे स्किज़ोफ्रेनिया और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का कंबाइंड इफेक्ट माना, लेकिन मेडिकल साइंस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दवाइयाँ बिल्कुल बेअसर हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स फेल हो गए, तब परिवार को यकीन हो गया कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि डेमोनिक पोजेशन है। 1973 की गर्मियों में फैमिली फ्रेंड थिया हाइन एनालीज को लेकर इटली के सैन डेमियानो में एक तीर्थ यात्रा पर गई, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको डरा दिया। एनालीज क्रूसीफिक्स के पास आने से फिजिकली कांपने लगी। उसने होली वाटर पीने से इनकार कर दिया और कहा कि उस पानी से आग जैसी जलन होती है। वो किसी भी होली श्राइन के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी। उसका कहना था कि वहाँ की ज़मीन उसके पाँव को जला रही है। थिया हाइन ने नोटिस किया कि एनालीज से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। उसने वापस आकर परिवार को बताया कि एनालीज बीमार नहीं, बल्कि शैतान के कब्जे में है। परिवार ने प्रीस्ट से कांटेक्ट किया और एग्जॉर्सिज्म के लिए रिक्वेस्ट की। कैथलिक चर्च के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। शुरू में प्रीस्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने की सलाह दी, लेकिन एनालीज की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि आखिर में फादर अर्नस्ट ऑल्ट को भी लगने लगा कि दवाइयाँ इस बच्ची का इलाज नहीं है। उन्होंने वूसबर्ग के बिशप जोसेफ स्टैंगल को चिट्ठी लिखी और एनालीज की बिगड़ती हालत के बारे में बताया और उनसे एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी। एनालीज की हालत अब बहुत वायलेंट और अजीब हो चुकी थी। वो अपने परिवार वालों को मारती थी, उन्हें काट लेती थी, फर्श पर कुत्ते की तरह भौंकती थी और टेबल के नीचे छुपकर गुर्राती थी, दीवारों पर अपना सर मारने लगी थी। उसने नॉर्मल खाना खाना बंद कर दिया था। वो मकड़ियाँ, मक्खियाँ
और कोयले चबाती थी। एक बार उसने एक जिंदा चिड़िया का सर काटकर खा लिया था। वो ज़मीन पर अपने पेशाब को चाटने लगी थी। घर में रखी हर क्रूसिफिक्स और होली पिक्चर्स को तोड़ देती। वो अपने कपड़े फाड़ देती और फर्श पर नंगी सोई रहती। सितंबर 1975 में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने इन सब बिगड़ती हालतों को देखते हुए रिचुअल रोमैनम परफॉर्म करने की ऑफिशियल परमिशन दे दी। 2 प्रीस्ट असाइन किए गए, फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंस। सितंबर 1975 को पहला एग्जॉर्सिज्म सेशन शुरू हुआ। अगले 10 महीनों तक हर हफ्ते 2 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता। हर सेशन 4 से 6 घंटे लंबा होता। जैसे ही एग्जॉर्सिज्म शुरू होता, एनालिस की आवाज़ एक खौफनाक और मर्दों जैसी आवाज़ में तब्दील हो जाती। उसके अंदर इतनी सुपर ह्यूमन ताकत आ जाती थी कि उसे फिजिकली कंट्रोल करने के लिए 3 से 4 अडल्ट आदमियों को उसे पकड़ना पड़ता था। बाद में उसे जंजीरों से बांधने तक की नौबत आ गई। इस एग्जॉर्सिज्म की सबसे डरावनी बात यह थी कि फादर्स ने इन सेशन की 40 से ज़्यादा ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड की थी। एनालिस के गले से निकलने वाली आवाज़ इंसानी वोकल कॉर्ड्स के लिए फिजिकली प्रोड्यूस करना लगभग नामुमकिन था। जब प्रीस्ट ने डीमन से उनका नाम पूछा तो 6 अलग अलग एंटिटीज़ ने जवाब दिया। वो थे लूसिफर, जूडस इस्कैरियोट, काइन, नीरो, अडोल्फ हिटलर और वैलेंटाइन फ्लेशमैन। टेप्स में एनालिस फ्लुएंट लैटिन में प्रीस्ट के साथ बहस कर रही थी, जबकि एनालिस को प्रॉपर लैटिन आती ही नहीं थी। प्रीस्ट चिल्लाते थे एग्जाइल एग्जाइल और सामने से आवाज़ आती 9 एग्जॉर्सिज्म शुरू होने के बाद एनालिस ने दवाई और डॉक्टर्स कंसल्टेशन बिल्कुल बंद कर दिया। उसका मानना था कि उसे पोजेस्ड इसलिए किया गया है ताकि वो मॉडर्न यूथ के पापों की सज़ा खुद भुगत सके। इस प्रायश्चित के चक्कर में एनालिस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने कहा कि खाना खाने से शैतान उसे फिजिकल पेन देते हैं। वो हफ्तों तक भूखी रहती। हर दिन लगभग 600 बार घुटनों के बल बैठने की वजह से उसके दोनों घुटनों की हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी। जून 1976 आते आते एनालिस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वजन कम हो चुका था, निमोनिया हो गया था और बुखार तेज था। 30 जून 1976 को एनालिस का आखिरी एग्जॉर्सिज्म सेशन हुआ। उसने अपनी आखिरी वर्ड्स में अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। 1 जुलाई 1976 की सुबह 23 साल की उम्र में एनालिस मिशेल की मौत हो गई। फादर अर्नस्ट ऑल्ट ने डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को कॉल किया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पूरे जर्मनी में बवाल मचा दिया। कॉज ऑफ डेथ मैलन्यूट्रिशन और सीवियर डिहाइड्रेशन बताया गया। मौत के वक्त एनालिस का वजन सिर्फ 30 किलोग्राम था। पूरे शरीर पर चोटें थी, घाव और ब्रूजेस थे। घुटने कंप्लीटली टूट चुके थे और लंग्स में निमोनिया का इन्फेक्शन था। सबसे बड़ी बात जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में आई, जिसने इस केस को एक स्पिरिचुअल पोजेशन से एक क्रिमिनल केस में बदल दिया, वो था अगर मौत के सिर्फ 1 हफ्ते पहले भी एनालिस को फोर्सिबली खाना खिलाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी।
स्टेट प्रोसिक्यूटर ने जोसेफ मिशेल, एना मिशेल, फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नल्ड रेंस के खिलाफ नेग्लिजेंट होमिसाइड के चार्जेस लगा दिए। अप्रैल 1978 में द क्लिंजनबर्ग ट्रायल शुरू हुआ, जिसने सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। सरकारी वकीलों ने मेडिकल एक्सपर्ट्स को पेश किया, जिन्होंने कहा कि एनालिस साइकोटिक एपिलेप्टिक थी। लंबे समय तक दवाइयां ना लेने और स्ट्रिक्ट रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से उसे शेयर्ड साइकोसिस हुआ था। सबकॉन्शियस माइंड ने हिटलर और लूसीफर के कैरेक्टर्स का रूप ले लिया। उनका मेन पॉइंट था कि उसे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं करवाया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में ऑडियो टेप्स प्ले की। वकील ने पूछा, क्या एक 30 किलो की लड़की ऐसी आवाज़ें और ऐसी ताकत पैदा कर सकती है? उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्गुमेंट दिया कि एनालिस एक अडल्ट थी और उसने खुद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने को रिफ्यूज़ किया था। अप्रैल 1978 को जज ने चारों अपराधियों को नेग्लिजेंट होमिसाइड के जुर्म में दोषी पाया। जज ने कहा कि जब एनालिस अपना फैसला खुद नहीं ले सकती थी, तब उनकी ये लीगल ड्यूटी बनती थी कि वो उसको मेडिकल हेल्प दिलाएं। चारों को 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसे सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें 3 साल की प्रोबेशन पर रखा गया। कोर्ट का मानना था कि माँ बाप ने पहले ही अपनी बेटी को खोने की सबसे बड़ी सज़ा झेल ली है। इस केस के बवाल के बाद कैथोलिक चर्च ने एक्सॉर्सिज्म के रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया। जर्मनी में ऑफिशियल गाइडलाइंस आई कि आगे से कोई भी एक्सॉर्सिज्म किसी रिप्यूटेड साइकियाट्रिस्ट की क्लियरेंस के बिना नहीं किया जाएगा। एनालिस मिशेल की ये स्टोरी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शैतान सच में हमारे आसपास अंधेरे में छिपा है, या फिर इंसान के दिमाग की गहराइयाँ ही दुनिया के सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। इसके साथ आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।